दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। दरभंगा में जनसुराज को मिला जबरदस्त जन समर्थन। बहादुरपुर की जनसभा में युवाओं ने ली सदस्यता। दरभंगा बिहार में राजनीतिक बदलाव की अलख जगा रहे जनसुराज अभियान को दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त जन समर्थन मिला है। मंगलवार को आयोजित एक विशाल जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जिसमें खासकर युवाओं की उपस्थिति उत्साहजनक रही। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने मंच पर आकर जनसुराज की सदस्यता ली और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक नए बिहार के निर्माण का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए जनसुराज अभियान के जनक और मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए केवल सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि नीति और नीयत में भी बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ नेताओं की जगह बदलते रहे, लेकिन व्यवस्था वही रही। जनसुराज का मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर और जवाबदेह शासन व्यवस्था खड़ी करना है। प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे आगे आएं और राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि युवा जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाली जैसी समस्याओं का समाधान निकलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज आंदोलन किसी जाति, धर्म या पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के पक्ष में है जो जनता के हित में काम करे। जनसभा में बहादुरपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को भी खुलकर रखा। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों ने निराशा जताई। कई युवाओं ने बताया कि वे पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं और सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। सभा के दौरान युवाओं ने जनसुराज के सदस्यता फॉर्म भरकर यह संदेश दिया कि वे बदलाव चाहते हैं और इसके लिए वे सिर्फ सोशल मीडिया या बहस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करेंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें पहली बार कोई ऐसा आंदोलन दिखा है जो आम आदमी की बात करता है और उसकी भागीदारी को महत्व देता है। जनसुराज की यह सभा बहादुरपुर के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले किसी भी राजनीतिक अभियान को यहाँ इतने बड़े स्तर पर समर्थन नहीं मिला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर इसी तरह काम करते रहे तो बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लालू यादव ने कहा था, भूरा बाल साफ करो। गयाजी में मुखिया पति का बयान, बोले फिर से 1990 वाला समय आ गया है। मंच पर मौजूद थे आरजेडी विधायक। गया बिहार की राजनीति में एक बार फिर 1990 के दशक की चर्चित नारा भूरा बाल साफ करो सुर्खियों में आ गया है। यह विवादित बयान इस बार आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, बल्कि गयाजी में आयोजित एक जनसभा में एक मुखिया पति की ओर से आया है। मंच पर इस बयान के दौरान आरजेडी के विधायक भी मौजूद थे, जिससे विवाद और भी गहरा गया है। क्या कहा गया? गया जिले के एक कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया पति ने मंच से बोलते हुए कहा, लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। अब फिर वही समय आ गया है। 1990 वाला माहौल फिर से बन रहा है। यह बयान देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि सामाजिक समीकरणों और जातीय समीकरणों को लेकर फिर से वैसी ही राजनीति शुरू हो चुकी है जैसी लालू यादव के शुरुआती दौर में देखने को मिली थी। मंच पर कौन कौन थे? इस जनसभा के मंच पर राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इस बयान पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके मौन को राजनीतिक हलकों में सहमति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मंच पर अन्य स्थानीय नेता, पंचायत प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। पृष्ठभूमि: 1990 के दशक में लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। यह नारा राजनीतिक रूप से अगड़ी जातियों, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, कायस्थ बनिया के वर्चस्व को खत्म करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से दिया गया था। उस समय इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा जातीय ध्रुवीकरण हुआ था। क्यों बढ़ा विवाद? बिहार में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन हमेशा ही नाजुक रहा है। ऐसे में जातीय आधार पर दिए गए किसी भी बयान को तुरंत गंभीरता से लिया जाता है। मुखिया पति का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विभिन्न राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमला बोल सकते हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना: बीजेपी और जेडीयू जैसी विपक्षी पार्टियां इस बयान को जातिवादी राजनीति का उदाहरण बताकर आरजेडी को घेर सकती हैं। आरजेडी को या तो इस बयान से खुद को अलग करना पड़ेगा या इसका बचाव करना होगा, जिससे दल के अंदर भी असंतोष पैदा हो सकता है। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा, 60 प्लस बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन। मधुबनी में बोले, वोट बच्चों के भविष्य के लिए दें।
मधुबनी बिहार जनसुराज अभियान के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर रहे प्रशांत किशोर ने मधुबनी में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी। इस वादे को लेकर उन्होंने जनता से अपील की कि वे जाति पाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। क्या बोले प्रशांत किशोर? मधुबनी की एक जनसभा में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोग सबसे मेहनती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा भी यहीं की जनता को मिल रही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करें। हमारी सरकार बनी तो बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन और बच्चों को अच्छे स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाली और बेरोजगारी की समस्या ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। अगर सही नीति और नियत से काम किया जाए तो बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जा सकता है। शिक्षा और बुजुर्गों पर फोकस। प्रशांत किशोर ने 2 अहम योजनाओं की घोषणा की। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत हो सकती है जो अपने बुजुर्गों की देखरेख के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना होगा, लेकिन जब तक वह नहीं होता तब तक गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। वोट की अपील। प्रशांत किशोर ने जनता से कहा कि वे इस बार भावनाओं, जातीय समीकरण या झूठे वादों में न फंसे। उन्होंने कहा, आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। अगर आज आपने सही फैसला नहीं लिया तो अगली पीढ़ी भी संघर्ष करती रहेगी। राजनीतिक संदेश। प्रशांत किशोर की यह घोषणाएं सीधे तौर पर वर्तमान सरकार और पारंपरिक दलों को चुनौती देती हैं। वे उन वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो लंबे समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे बुजुर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण छात्र। मुख्य बिंदु। जनसुराज के प्रशांत किशोर का मधुबनी में बड़ा ऐलान। बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। जात पात की जगह बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने की अपील। तेजस्वी के मंच से क्यों उतारे गए पप्पू कन्हैया? राहुल के सामने आरजेडी ने दिखाया, महागठबंधन में हमारी ही चलेगी। दोनों को बराबरी की जगह नहीं देना चाहते। पटना बिहार की राजनीति में इस समय महागठबंधन के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान पटना में आयोजित एक साझा सभा में जो हुआ उसने गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को उजागर कर दिया। इस मंच से जन अधिकार पार्टी जप के प्रमुख पप्पू यादव और कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता कन्हैया कुमार को मंच से उतार दिया गया, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी महागठबंधन में सिर्फ अपनी चले देना चाहती है। क्या हुआ था? पटना में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सहित कई महागठबंधन के नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होते ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मंच पर आ गए, लेकिन कुछ देर बाद आयोजकों की ओर से उन्हें मंच से नीचे उतरने के लिए कहा गया और बाद में उन्हें पीछे बैठा दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या महागठबंधन में छोटे दलों या उभरते नेताओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा। आरजेडी का संदेश, गठबंधन में चलनी है हमारी ही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटना केवल सीट या समारोह की नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण का संकेत है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी नहीं चाहते कि पप्पू यादव या कन्हैया कुमार जैसे नेता जो जनाधार रखने लगे हैं गठबंधन के भीतर समान शक्ति प्राप्त करें। खास तौर पर कन्हैया कुमार जो युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं और पप्पू यादव जो लगातार जन सरोकार के मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। इन दोनों को मंच से उतारना राजनीतिक रूप से एक मैसेज था। पप्पू यादव ने क्या कहा? मंच से उतारे जाने के बाद पप्पू यादव ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ भी है जो विपक्ष में भी लोकतंत्र को नहीं मानती। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब वो महागठबंधन का हिस्सा है तो उन्हें मंच साझा करने से क्यों रोका गया। कांग्रेस की चुप्पी और असमंजस। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की, न ही कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद भी आरजेडी के दबदबे से परेशान है, लेकिन लोकसभा चुनाव की मजबूरी में ज्यादा बोल नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा कदम।
1.11 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 1227 रुपए करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का ट्रांसफर। पटना, बिहार सरकार एक बार फिर सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत 1.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227 रुपए करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जाएगी। यह पहल सरकार की गरीबों के लिए सशक्त और पारदर्शी प्रशासन की नीति को मजबूती देती है और इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। किन योजनाओं के अंतर्गत मिलेगा लाभ? यह पेंशन ट्रांसफर कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है, जिनमें प्रमुखतः निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। 1. वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के निर्धन और निर्बल वर्ग के बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। 2. विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं को मासिक सहायता प्रदान की जाती है। 3. दिव्यांगजन पेंशन योजना। शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। 4. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य समाज की सबसे कमजोर और उपेक्षित महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। 5. ट्रांसजेंडर पेंशन योजना। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री का संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा सामाजिक सुरक्षा को अपने शासन की प्राथमिकताओं में रखा है। उन्होंने कहा है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सिर्फ सहायता नहीं, आत्मसम्मान है। एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और वंचितों की देखभाल करे। डीबीटी से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर लाभार्थी को समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता मिले। नीतीश कुमार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा और नई योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। डीबीटी प्रणाली के फायदे। राज्य सरकार की यह योजना डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की मिसाल बन चुकी है। डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, समय पर और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित होता है। लाभार्थियों का भरोसा सरकार पर बढ़ता है। डीबीटी का उपयोग कर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है और यह बिहार को देश भर में मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। जिलेवार व्यवस्था और तैयारी। सभी जिलों में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ और पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों की सूची की अंतिम जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रखा जाए। इसके लिए सभी लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खाते अनिवार्य किए गए हैं। लाभार्थियों को मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे। पंचायत स्तर पर जन सूचना केंद्र भी सहायता के लिए सक्रिय रहेंगे। राजनीतिक और सामाजिक महत्व। बिहार में इस समय राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।